नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। पूरा दिन चली खबरें खुद का परिचय कुछ ऐसे देती हैं, जहां पर कुछ खबरें खुद को ब्रेकिंग खबर बताती हैं तो कुछ खुद को सुपरफास्ट में शामिल करती हैं। कुछ खबरें पैकेज में आती हैं तो कुछ खबरें आम होती हैं तो कुछ खबरें खास। लेकिन हर खबर के अंदर छिपी होती है खबर जो शायद नजरअंदाज होती रही है, और इन्हीं खबरों पर खबरदार करने के लिए हम रात 9 बजे आते हैं, जहां पर हमारी कोशिश होती है कि बात हो आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति की जो लोकतंत्र की मशाल लिए खड़ा है। ऐसे में बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं 9 PM स्पेशल की, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे उस फाइन लाइन की जो शायद नेता भूल चुके हैं। जहां पर मोदी विरोध से वो कब देश विरोधी हो जाते हैं, शायद उन्हें ही इस बात का पता नहीं चलता। आज उन्हें आईना दिखाने की जरूरत है, जहां पर बिना किसी संकोच के सीधे सवाल होंगे और जवाब लेने की एक माकूल कोशिश होगी। इसके बाद बात होगी भारत की विदेश नीति की, जहां खुद को हेडमास्टर समझने वाले पश्चिमी देशों को भारत का स्टैंड भी समझना होगा। इस खबर के बीच हम आपको पश्चिमी देशों का दोहरा मापदंड भी दिखाएंगे, और इसके बाद बात करेंगे देश की सबसे बड़ी शादी की, उसमें खर्च हुए रुपयों की, और उस खर्चे के बीच अपना ज्ञान खर्च करते नेताओं की। इस खबर के सहारे भारत में हुए पॉलिटिकल ब्रेन वॉश को भी डिकोड करेंगे, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों सिलिकॉन सिटी में पानी नहीं है। गर्मी ने अभी दस्तक दी भी नहीं कि उससे पहले दक्षिण भारत के सबसे हाई प्रोफाइल स्टेट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बूंद बूंद के लिए तरस रही है। जल संकट से सरकार किस तरीके से पार पाने की कोशिश में है, लेकिन जनता की मुसीबत बढ़ी हुई है। कैसे हर दिन 3000 मिलियन लीटर पानी की जरूरत पूरी होगी, इसका विश्लेषण भी 9 PM स्पेशल में करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत आज हम एक कहानी के साथ करेंगे। बात है साल 1905 की, जब बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। यह विभाजन भारत में तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय और गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस विभाजन ने भविष्य के भारत को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था, और इसी विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी थी। यह भारत में अंग्रेजों की बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का पायलट प्रोजेक्ट था, जो काफी हद तक सफल भी रहा। बंगाल देश का सबसे बड़ा पूर्वी हिस्सा था, और यह एक ऐसा इलाका हुआ करता था जहां अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे पहले गुस्से का जन्म हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने इस गुस्से को दबाने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। बंगाल प्रांत में वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल रहे थे। सोचिए, यह इतना विशाल था, यह देश की अखंडता पर सबसे बड़ा आघात था, जिसके जख्म आज भी यहां के नक्शे में साफ नजर आते हैं। इस खबर से हमें यह पता लगता है कि सियासत के पास जब कुछ नहीं बचता, तब वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, और यह सब कुछ एक लंबी प्रक्रिया के तहत होता है, जिसका शायद हमें और आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन आज का युग बदल चुका है। आज घर घर एक बॉक्स पहुंच चुका है, जिसको आप टीवी के नाम से जानते हैं। हर हाथ में सोशल मीडिया है, और ऐसे में आज जो कुछ चल रहा है उसको भी समझना होगा। हमारे देश में कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। ऐसे में तीखी बयानबाजी का दौर अब आम होने लगा है, लेकिन नेता एक फाइन लाइन को तोड़ कब एक पर्टिकुलर विचारधारा, दल या नेता के विरोधी होने की बजाय देश विरोधी बातें कर जाते हैं, इसको भी जान लेना जरूरी है। सबसे लेटेस्ट कुछ बातों का आइए जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि पूरा भारत उनका परिवार है, तो दूसरी तरफ डीएमके के नेता ए राजा कहते हैं कि वो भारत को एक देश नहीं मानते। उनका कहना है कि वो भगवान राम उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के नेता सैयद नसीर हुसैन की राज्यसभा सीट पर जीत के बाद उनके समर्थकों द्वारा
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की पुष्टि हुई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का कहना है कि वो जांच करेगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले सभी आरोपी कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक राम नेंदू ने कहा कि राम मंदिर अपवित्र जगह है। இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப்கான்டினென்ட். என்ன காரணம்? இங்க தமிழ் ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, மலையாளம் ஒரு மொழி ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, ஒரியா ஒரு தேசம் ஒரு மொழி ஒரு நாடு. அப்ப இத்தனை தேசிய இனங்களையும் சேர்த்தால் இந்தியா. So India is not a country, it is a subcontinent. Individual, whoever has shouted, he has shouted twice. Okay. So that has been confirmed. So based on that, FSL has not said who has said that. Okay. They have just जिस देश की आत्मा में राम का वास हो, ये उसी देश के नेताओं के बोल हैं। नेता यानी कि जनता का प्रतिनिधि। जो जनता राम का नाम जपती हो, उसके नेता अगर राम को खुद का दुश्मन बताने लगे तो आप ये समझ जाइए कि मामला बहुत गड़बड़ है। इन नेताओं के बोल में अंग्रेजों की नीतियों का कॉपी पेस्ट वर्जन साफ नजर आता है। सोचिए, जिस देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अखंड भारत की बात हो, जिस देश के संविधान में भारत की अखंडता का जिक्र हो, ये उसी देश के नेताओं के बोल हैं। बहरहाल डीएमके के नेता ए राजा को हम आज कुछ दिखाना चाहते हैं। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டிமுத்து ராஜா எனும் நான் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப்கான்டினென்ட். என்ன காரணம்? இங்க தமிழ் ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, மலையாளம் ஒரு மொழி ஒரு தேசம் ஒரு நாடு, ஒரியா ஒரு தேசம் ஒரு மொழி ஒரு நாடு. அப்ப இத்தனை தேசிய இனங்களையும் சேர்த்தால் இந்தியா. So India is not a country, it is a subcontinent. अगर ए राजा आज संविधान को थोड़ा सा पढ़ लेते तो ऐसा बोलते नहीं, क्योंकि जिस संविधान की शपथ लेकर ए राजा सांसद बने हैं, उस संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, आइए आपको पढ़कर बता देती हूं। और इसके साथ ही ए राजा को भी एक बार इसका रिवीजन कर लेना चाहिए। यह है संविधान की वो प्रस्तावना जिसको पढ़कर शपथ ग्रहण करने वाला कोई और नहीं बल्कि ए राजा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? भारत का संविधान उद्देश्य का। इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग। ये लाइन दोबारा से रिवाइज करनी चाहिए ए राजा को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी का जिक्र है को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ये है भारत के संविधान की वो शब्द जिसको पढ़कर
शपथ ग्रहण करने वाले ए राजा रहे। लेकिन इसमें बात है भारत की एकता की, भारत की अखंडता की और हम भारत के लोग की। लेकिन ये तीनों ही बातें ए राजा पूरी तरह से भूल चुके हैं और यही वजह है कि इसको भूलने के बाद, उनके इस मेमोरी लॉस के बाद आज उनको हमारा भारत एक देश नजर नहीं आता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड की बात करेंगे, जिसे भारत ने एक्सपोज किया तो रूस ने भारत की तारीफ कर दी। दरअसल फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग कर दिया था और उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी, जिसको सैंक्शंस कहा जाता है, वो सैंक्शंस लगाए। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना जारी रखा। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीद को बढ़ा दिया। जनवरी 2023 तक रूस से भारत में तेल आयात बढ़कर 12.7 लाख बैरल रहा और 2023 में रूस से भारत में तेल आयात दोगुना होकर प्रतिदिन की दर से 17.9 लाख बैरल रहा है। रूस से भारत के तेल खरीदने के अपने फैसले का समर्थन करते हुए एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बिल्कुल सही फैसला था। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो मिडिल ईस्ट के देशों ने यूरोप के देशों को प्राथमिकता दी थी, क्योंकि यूरोप के देश तेल के लिए अधिक कीमत दे रहे थे। हमारे पास ऐसे में क्या विकल्प था? या तो हमें तेल मिलता नहीं, क्योंकि सारा का सारा तेल यूरोप के देश खरीद रहे थे, या फिर हम अधिक कीमतों पर तेल खरीदते, क्योंकि यूरोप पहले से ही बहुत अधिक कीमत पर तेल खरीद रहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे में भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने का काम किया। रूस के साथ भारत के बहुत ही स्थिर और दोस्ताना संबंध हैं और रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अपनी दोस्ती निभाते हुए जब हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो पश्चिमी देश हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर के बताए गए आंकड़ों को भी सुनना चाहिए, जिसके मुताबिक भारत जितना तेल रूस से एक महीने में खरीदता है, उतना पश्चिमी देश एक पहर में ही खरीद लेते हैं। आंकड़े देखिए। अब साल 2021 का ये आंकड़ा आपके सामने, जहां पर भारत ने रूस से 3.60 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया, तो पश्चिमी देशों ने रूस से 47 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया। और यही है पश्चिमी देशों का डबल स्टैंडर्ड, उनका दोहरा मापदंड, जिसे लेकर हालिया समय में एस जयशंकर ने कहा था कि पश्चिमी देश हमें सीख ना दे। उनके इस स्टैंड को लेकर अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एस जयशंकर की तारीफ की है। रूस के सोची में वर्ल्ड यूथ फोरम के दौरान लावरोव से पूछा गया था कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आखिर क्यों रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर लावरोव ने एस जयशंकर को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बखूबी जवाब दिया है। И мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшанкар, как-то был в ООН, выступал, его стали спрашивать, почему там у России столько много нефти стали покупать и так далее, и так далее. Он им посоветовал заниматься своими делами. И напомнил заодно, сколько Запад стал покупать нефти и продолжал покупать нефть в Российской Федерации. Вот, это и есть национальные достоинства. विदेश नीति के मोर्चे पर पिछले एक दशक में भारत की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत हुई है। G20 से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की मौजूदगी ने एक अलग छाप छोड़ी है। भारत ने यूरोपीय देशों के साथ एशिया में अपनी धाक को मजबूत किया और इन सब के बीच में भारत पर दबंग होने के आरोप भी लगते रहे। क्या भारत के पड़ोसी देश उसे दबंग मानते हैं? इस सवाल का जवाब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी तरफ से दिया।
जवाब में जयशंकर ने इस तरह के सवाल उठाने वालों को आईना दिखा दिया है। The big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. और यहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि आप हकीकत देखें, आप लोगों को देखना चाहिए कि भारत मौजूदा समय में अपने पड़ोसी देशों के लिए क्या कर रहा है। इन पड़ोसी देशों में बुनियादी सुविधाएं बेहद सीमित थीं, लेकिन भारत ने इन देशों में बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़क, रेल, बंदरगाह कनेक्टिविटी के साथ साथ मूलभूत संरचनाओं को भी विकसित करने में मदद की। इसका असर इन देशों के साथ व्यापार, निवेश और पर्यटन के तौर पर देखा जा सकता है। ये सब कोई दबंग देश नहीं करता। कोरोना काल में जब हमारे कई पड़ोसी देश आईसीयू में थे, उस वक्त एक सच्चे पड़ोसी की तरह भारत ने उनकी मदद की थी। हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश थे जो अपने पड़ोसियों को मुफ्त में वैक्सीन दे रहे थे, और ये कोई बिग बुली यानी कि दबंग देश नहीं करता। हमारे पड़ोसी देशों में जब बाढ़ आई, सूखा पड़ा या सुनामी आई, तब भी भारत ने आगे बढ़ चढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया। यहां पर आपके लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि हम पश्चिमी देशों की तरह अपने स्वार्थ के लिए मदद नहीं करते, बल्कि हम बिना किसी स्वार्थ के अपने पड़ोसी देशों की मदद करते रहे हैं और करते रहेंगे।